हेलो हेलो हेलो। कर दिया भाई लाइव। मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार आप सभी को। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जी ये सीरीज पेपर तक चलेगा। नमस्कार आप सभी को। एक तो कल आप लोगों ने जितने भी कमेंट किए थे और बहुत सारी चीजें मुझसे पूछनी चाहिए थी सवाल के रूप में, तो मैं उनके जवाब कल नहीं दे पाया, लेकिन आज उस वीडियो को एक रिकॉर्ड करूंगा। तो आज की क्लास तक के भी जितने कमेंट है और कल तक की क्लास के भी सारे कमेंट का रिप्लाई एक साथ कर दूंगा आज। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग मुंबई। आप सभी का स्वागत है। अब अगर आप सभी मेरी क्लास लाइव देख पा रहे हैं तो एक बार यस सर लिख दीजिए, फिर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं सीधा। आई देखिए यार, हम प्रॉफिट एंड लॉस में जहां कल पढ़ चुके थे उससे आगे की बात करने जा रहे हैं। अब आ जाइए सवाल पर। सवाल ने क्या कहा, और बिल्कुल शांति से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पल्लवी ने 460 रुपए में एक खिलौना खरीदा, 20 रुपए उस पर और खर्च कर दिए और खिलौने को 94 रुपए में बेच दिया। तो कहता लाभ या हानि बताइए कितनी है, यही है ना? कहता चार पल्लवी ने 460 रुपए में खिलौना खरीदा, फिर उस खिलौने की सजावट पे 20 रुपए का खर्च कर दिया, फिर खिलौने को 94 रुपए में बेच दिया, तो लॉस हो गया प्रॉफिट। तो पहली बात तो ये तय है कि लॉस होना है, क्योंकि 460 में खरीदा, 20 का उस पर खर्चा है नहीं, 480 रुपए आपका खर्चा हो चुका है। तो ये प्रॉफिट वाले तो आपके आंसर वैसे ही नहीं होने थे, एक सेकंड में ही तय हो गया था। अब मैं ये कह रहा हूं कि यार 480 की चीज, सच मायने 480 समझ गए ना, 60 और 20, 460 और 20, 94 रुपए में बेच दी। अब दोनों जो ऑप्शन है ना वो इतनी दूर दूर है, बहुत गैप है, तो आप बस सीधा ये देखा करें, क्या ये 94 का, यानी ये लगभग समझ लो ये 100 है, तो 100 का ये लगभग कितना गुना है? तो आप कहेंगे 5 गुना। तो यानी जो आंसर होगा ना वो 500% के आसपास होगा। ये तो बहुत बड़ा, ये तो आंसर ही नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट ऑप्शन डी। तो आप ऑप्शन से चीजों को एलिमिनेट करना स्टार्ट किया करें। आइए जी। कहता है एक व्यापारी है, बाइक खरीदने में 40,000 रुपये लगाता है, 8,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर देता है, 7,000 रुपये स्टोरेज पे खर्च कर देता है। तो टोटल खर्चा देखेंगे तो आप कहेंगे 8 और 7 15,000 का। 40 में 15,000 जोड़ा तो ये हो गया 55,000, यानी हमारा टोटल खर्चा हो गया 55,000। अब कहता है हमने वो जो चीज बेची वो 60,000 में बेची, तो 55 की चीज 60,000 में बेच रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट हुआ जी? 5,000 का। कहता रेशियो निकाल लो, तो 11:1, यानी 11 पे 1 का लाभ, और 1/11 क्या कहलाता है? 1/11 का परसेंटेज वैल्यू पूछूं तो वो होगा 9.09। ऑप्शन ए। बताइए भाई। भाई 1 सेकंड के लिए करिएगा, बस 1 सेकंड में आया मैं, कोई ये नच्ची क्लास छोड़िए, 1 सेकंड में आ रहा हूं बस। आइए मेरे बच्चे, सॉरी, बेसिकली एक बेल्ट पहनी हुई थी और उसने दम घोट दिया था। अब आ जैसा, देखिए दोस्त, कहता मंजीत ने 22,000 रुपए में एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी और उसकी मरम्मत और रख रखाव पर 3,000 खर्च कर दिए। तो 22 में चीज ली, 3,000 खर्च कर दिए, नहीं 25,000 की पड़ गई। फिर उसे 12% मुनाफे पर बेच दिया। अगर उसने इसे 500 रुपए कम में बेचा होता, उसका मुनाफा प्रतिशत क्या था? आराम से समझना। सवाल ये कह रहा है कि भाई 22,000 रुपए में हमने कोई चीज खरीदी, 3,000 रुपए इसकी मरम्मत पे लगा दिए, तो हमारे लिए जो उसकी कॉस्टिंग बनी ना वो 25,000 बनी। कितनी बनी? 25,000। अब कहता है हमने इसे 12% मुनाफे में बेच दिया, 12% मुनाफे में हमने इसे बेच दिया। अगर हमने इसे 500 रुपए कम में बेचा होता, 500 रुपए कम में बेचा होता, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाता? तो आपको एक काम करना है, क्या आपको यहां बस इतनी सी चीज देखनी है
कि भाई ये 500 रुपए कम होने से कितना परसेंट का नुकसान होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5, 5 5 25। जवाब होगा 1/50 का नुकसान। और 1/50 कितना परसेंट बनाता है, तो जवाब होगा 2%। तो हम ये कह देंगे सर कि 500 रुपए कम में बेचता ना तो 2% का नुकसान हो जाता। तो अभी 12% प्रॉफिट पे बेच रहा था, 2% का नुकसान उठाता, तो यानी 10% प्रॉफिट पे चीज बेचता। हाँ है ना, पक्का। आइए, एक भाई कह रहा है जी जीडी के बैच की क्लास क्यों नहीं हो रही। जीडी की क्लास आज से स्टार्ट कर रहा हूं। आइए देखिए दोस्त, एक विक्रेता ने 13,000 रुपए में 20 लैपटॉप बैग खरीदे और 10,125 रुपए में 15 लैपटॉप बैग बेचे। इतने का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीदने और बेचे जाने चाहिए। देखिए यार, सवाल ये कह रहा है कि जो खरीद मूल्य है ना, अगर हम उसकी बात करें तो भाई 13,000 रुपए में आपने 20 लैपटॉप खरीदे, और जब बेचने की बात आई ना मेरे दोस्त, तो सवाल ने यह कह दिया कि भैया हमने बेचे कितने, 10,125 रुपए में 15 लैपटॉप बेचे। ये जो भाषा ने कहा मैंने वो एज इट इज आपके सामने लिख दिया। ठीक है जी। अब अगर मैं इसको काटूं तो आप कहेंगे ये तो 650 आ गया। इसे काटेंगे, देखिए 15 से काटेंगे तो 15 छिके 90, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 15 625 आ गया। तो हम ये कहेंगे 625 या 75 आएगा, 75, क्योंकि 15 7 105 लगा। ठीक है जी। तो हम ये कहेंगे यार 650 में हमने हर आर्टिकल खरीदा था और हर एक आर्टिकल हमने 675 में बेचा है, तो मतलब हर आर्टिकल पे हम 25 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि यार 25 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए ना हमें एक आर्टिकल चाहिए, तो 3,225 का अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो कितने आर्टिकल खरीदो बेचोगे, तो भाई एक आर्टिकल पे 25 का प्रॉफिट। तो इतना प्रॉफिट कमाने के लिए क्या कहानी होगी, आप कहेंगे भाग देते हैं यार। आओ तो भाई देखो, 25 से काटोगे, 25 से कम 25, बचा कितना 7, फिर 25 दूनी 50, 22 बचा, 25 नहीं में 225, तो आंसर होगा 129। 129 आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 129। क्या मेरा पॉइंट समझ पाए। अब आप कहें कि क्या यहां भाग देने की जरूरत है, मेरे को लगता है जरूरत नहीं है। आप डिजिटल सम से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन नंबर इतना छोटा है कि आसानी से भाग जा रहा है ना। तो मुझे बहुत ज्यादा उसमें लगा नहीं कि मैं टाइम लगाऊं। एक भाई कह रहा है मेरे मॉक में 70 नंबर आ रहे हैं तो क्या करें। आप एक काम करिए, आपके जो भी जेन्युइनली डाउट है ना उस पूरे डाउट को फ्रेम करिए, 5 7 10 जितनी भी लाइन है उसमें फ्रेम करिए और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इस क्लास के बाद लगभग 1 बजे तक मैं आपके सारे डाउट का जवाब एक वीडियो बना के डाल दूं, जहां से आप समझ पाएंगे। कह रहे एक बेकर ने 3,000 रुपए में 100 केक बनाए, एक दुर्घटना के कारण 10 केक खराब हो गए। कुल 15% का मुनाफा कमाने के लिए उसे बचे हुए केक को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए, कह रहा भैया 100 केक बनाए उसने, कितने में, 3,000। तो 3,000 रुपए हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस, 3,000 रुपए हो गई मेरे भाई आपकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी। अब कहते हैं कि दुर्घटना के कारण 10 केक हो गए खराब, तो यानी 20 तो 90 ही पाएगा, लेकिन उसे प्रॉफिट जो कमाना है ना वो 15% का कमाना है कुल पे। कुल 15% का मुनाफा कमाने के लिए उसे बचे हुए केक को किस रेट में बेचना होगा। देखो यार, आपकी टोटल जो कॉस्ट प्राइस था ना वो 3,000 था आपका, बिल्कुल ठीक है। मुझे इस पे 15% का प्रॉफिट कमाना है, तो 15% का प्रॉफिट कमाना है, तो 15% की फ्रैक्शन आप सब जानते हैं कितनी होती है, 3/20। आपने कहा ठीक है, तो यानी 20 की चीज पे मुझे 3 का लाभ कमाना होगा, तो 23/20 में बेचना होगा। यानी इस कीमत में मुझे सारे आर्टिकल बेचने हैं। लेकिन जब बेचने गया ना तो मैं 100 आर्टिकल नहीं बेच पा रहा हूं, क्योंकि 10 तो खराब हो गए, तो मैं बेच पा रहा हूं 90 आर्टिकल। आपने कहा ये बात भी सही है, 90 आर्टिकल बेच रहे हैं। तो सवाल मुझसे ये पूछ रहा है कि यार अगर मैं 90 आर्टिकल बेच रहा हूं तो आप मुझे कुल मिला के कहानी बताइए कि मेरा आंसर क्या होगा हर एक आर्टिकल का। फिर से समझाता हूं, आपने 3,000 रुपए में कोई चीज खरीदी, आप ओवरऑल 15% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो 3,000 का 15% निकाल दें, या तो 3,000 में 15% जोड़ दें, या 15% की फ्रैक्शन लिख दें, 23/20 आ गया, है ना। अब कहता है कि मैं बचे हुए आर्टिकल को इस पे बेचना चाहता हूं, यानी 90 आर्टिकल को बेचना चाहता हूं। मैं सवाल सोल्व नहीं करना, कैसे, देखिए
अगर आप समझदार हैं और आप मेरे से पढ़े हुए हैं क्लास में, तो आप सीधा एक काम करेंगे, इस नो को पकड़ेंगे और इस नो को पकड़ते वक्त आप ये देखेंगे 3 से कटेगा एक बार और यहां आएगा 3, और जो नीचे वाला 3 है ना, ये किसी से भी नहीं कटेगा। नीचे वाला 3 किसी से भी नहीं कटेगा। ऊपर 3 है ही नहीं। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो ऊपर कटेगा नहीं, तो नीचे 3 रहेगा ही रहेगा, और नीचे अगर 3 रह गया है तो आंसर डेसिमल में हर हाल में या तो 0.33 होगा या फिर 0.6666 होगा। कई बार क्या होता है, इस 6 को है ना, बदतमीज लोग पेपर में ऐसे कर देते हैं, डेसिमल के बाद 6 है। तो अब आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें या तो 33 हो या 66 हो या 67 दशमलव के बाद ये लिखा हो। इस ऑप्शन में 62 है, काट दो। इसमें 43 है, काट दो। इसमें 62 है, काट दो। क्योंकि ये वैल्यू तो कभी बननी ही नहीं है बटे 3 आने पे, ये वाली वैल्यू तो डेसिमल के बाद कभी आएगी ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब एक ही तरीका, दैट इज ऑप्शन डी। अब ये बताना कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए जो मैं समझाना चाहता हूं, जल्दी से बताओ। अरे बेटा पानी के लिए बोलना। कितने भाई इस पॉइंट को समझ गए? कितने भाई जिनको ये समझ में आ गया? फिर आगे बढ़ो। थैंक यू। देखिए आपके मन में और भी बहुत सारे आइडियाज होंगे, मेरा काम है कि मुझे जो ठीक लगा मैंने वो आइडिया बताया, तो उसको फिर क्या है कि आगे एग्जीक्यूट करना है। आकाश लोधी डीएस 20, सर जीडी की क्लास कब आएगा? भाई आज से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं उसकी। आइए। कह रहे यार एक आदमी 5,000 रुपए में 10 शर्ट खरीदता है, उनमें से 8 शर्ट इतने रुपए में बेच देता है, अगर वह बाकी 2 शर्ट फेंक देता तो उसे कुल कितना फायदा या नुकसान हुआ? देखते हैं यार, अगर आप समझदार हैं तो दो तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। देखिए डिटेल ये कह रहा है कि भाई 5,000 रुपए में 10 शर्ट खरीदी है। अगर 10 शर्ट 5,000 रुपए में खरीदी हैं, 10 शर्ट 5,000 रुपए में खरीदी हैं, उनमें से 8 शर्ट जो थी वो उसने 4900 रुपए में बेच दी। तो हमें ये बात तो क्लियर कट हो ही गई कि भाई हमारी जेब से 5,000 गया और कुल मिला के आया 4900। अब वो कितनी बेची, कितनी नहीं, कितनी फेंकी, क्या फर्क पड़ता है? प्रॉफिट तो इस बात से निकलता है कि कितना आया और कितना गया। तो भैया 5,000 गया था और 4900 ही रिकवरी हो पाई, तो 100 रुपए का लॉस हो गया। 100 रुपए का क्या हो गया मेरे बच्चे? लॉस हो गया। आइए जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। करिए जी। इसका प्रैक्टिस का पीडीएफ इसी जगह मिलेगा। देखिए भाई, कहता है कोई दुकानदार प्रत्येक 4.5 रुपए की दर से 95 दर्जन संतरे खरीदता है। 7 दर्जन संतरे सड़ जाते हैं, इसलिए उन्हें फेंक दिया जाता है और वह शेष संतरे को 78 रुपए प्रति दर्जन पर बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहां शायद मैं कुछ आपको यूनिक सिखा पाऊं, सवाल पढ़ना सिखाता हूं। कह रहा है कोई दुकानदार प्रत्येक 4.5 रुपए की दर से 95 दर्जन संतरे खरीदता है। 7 दर्जन उसमें से खराब हो जाते हैं, इसलिए उन्हें फेंक देता है और वह शेष संतरे को 78 रुपए प्रति दर्जन पर बेच देता है। यानी जब बेचने की बारी आई तो 78 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया उसे। ठीक है। अब मैं आपसे यह पूछूं कि भाई मुझे सिर्फ इतनी बात बताना कि क्योंकि कहानी जो है वो पर दर्जन पे, तो या तो मैं इसे पर संतरे पे लाऊंगा, या आर्टिकल क्या थे? संतरे, तो पर संतरे पे लाऊं या दर्जन पे ले आता हूं। तो ये 78 रुपए जो है सेलिंग प्राइस, ये एक दर्जन का। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, 78 रुपए जो सेलिंग प्राइस है वो एक दर्जन का। तो मैं अगर आपसे सिर्फ ये पूछूं कि भाई एक संतरे का कोस्ट 4.5 रुपए है, एक संतरे का कोस्ट 4.5 रुपए है, तो एक दर्जन संतरे का कोस्ट कितना होगा? तो आप कहेंगे सर आसान है, 4.5 गुना 12। भाई एक संतरे की कोस्ट अगर 4.5 है तो 12, एक दर्जन में 12 संतरे होते हैं, तो 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 6 54, तो आप लिखोगे 54। अब मैं सवाल को आगे पढ़ता हूं। सवाल को जब आगे पढ़ रहा हूं तो मुझे एक बात समझ में आ रही है। क्या सवाल ने कहा कि भाई 7 दर्जन संतरे में सड़ गए थे, मैंने फेंक दिए, 95 दर्जन खरीदे थे, बाकियों को इस रेट से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। मैंने आपको क्लास में समझाया कि जब भी सवाल में आपसे परसेंटेज पूछा जाए, फ्रैक्शन पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, तो वहां रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं। वहां रियल वैल्यू लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं।
आपको इस सवाल में जो करना है ना वो ये कि पहले तो आप इनके कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ले लो। अगर रेशियो लें तो भैया 8 7 15 3 से जा रहा है, 6 से जा रहा है, तो 6 नीम 54 और 13 6 78। तो आपके लिए जो इनका सीपी और एसपी होना चाहिए ना वो 9 और 13 होना चाहिए। यानी एक दर्जन 9 रुपए में खरीदे थे तो 13 रुपए में आपने बेच दी। आपने कहा ठीक है जी। और अब अगली लाइन जो आपकी पकड़ने की है ना वो ये है कि भाई 95 दर्जन आप खरीद के लाए थे, 7 दर्जन उसमें सड़ गए। इस 95 की कैलकुलेशन मत करो ना 7 की करो, है ना। 95 की और 7 की कैलकुलेशन मत लेके चलो, 95 और 7 की कैलकुलेशन लेके मत चलो। अब मैं यहां पे रेशियो निकालूंगा। देखो अगर मैं डिटेल करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि भाई 9 रुपए के हिसाब से हम खरीद के लाए और 95 दर्जन खरीद के लाए तो इतने में लाए, बिल्कुल ठीक है। और जब बेचने लगे तो 95 में से 7 दर्जन सड़ गए तो बचे कितने, 95 में 7 गया भाई कितना बचा, 88। तो 88 दर्जन हम बेच पाए 13 रुपए के हिसाब से। मेरा पॉइंट समझ पाए कि नहीं समझ पाए, फिर से समझाता हूं। भाई मुझे यह देखना है कि कुल मिला के प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हम ये कहेंगे कि यार 4.5 रुपए के हिसाब से 12 चीज खरीदी तो कितने की पड़ी, इतने की। और भैया बेचते तो 78 रुपए दर्जन की बेची, तो हमने सीपीएसपी का रेशियो निकाल लिया। अब हमें पता है कि यार 95 दर्जन आप खरीद के लाए और बेचने लगे तो 88 दर्जन ही आप बेच पाए। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये मेरे बच्चे आपका सेलिंग प्राइस है। हाँ है ना। अब यहां से अगर दिमाग दौड़ाओगे तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि प्रॉफिट हो रहा है साफ साफ। कैसे, मान लो यहां 100 भी लिखा होता तो 900 आता, और 13 को 80 से भी गुना करते तो 1000 से ऊपर चला जाता। ये तय हो गया कि इस सवाल में प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। अब भैया ये कहानियां खत्म हो गई, ये कहानियां खत्म हो गई। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है प्रॉफिट के, एक 34%, एक 45% है। अगर मैं एक्यूरेट कैलकुलेशन करूंगा तो बहुत समय खराब करूंगा। कैसे, देखो 9 5 45, 9 में 81 और 4 85, 855। अब यहां करूंगा तो 13 8 104 और 13 8 104 और 10, 13 8 104 और 10 हो गया 114। यह आएगा जी। अब मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा तो 14 में से 5 गया 9 आया, फिर यहां बचा 3, 13 13 में से 5 गया 8 आया, और यहां बचा भाई 10, 10 में से 8 गया तो 289 है। अब मैं निकालूंगा कि भाई 289 का प्रॉफिट है 855 पे, तो 100 पे कितना। अब देखते रहना कितना फंसते चले जाओगे। अब यहां कैलकुलेशन करोगे, या मैं और स्मार्टली कह दूंगा, या तो ये कहूंगा यार दो ही तो ऑप्शन है, 34 है या 45 है, मैं 40 मान लेता हूं प्रॉफिट। अब देखो अगर मैं 40% इसका निकालूं तो 4 5 20, 4 5 20 और 2 22 और 4 8 32 और 2 34। अगर प्रॉफिट 342 आया तो 40% है, 342 से कम है तो आंसर 40 से छोटा है, तो 342 से कम था तो आंसर 40 से छोटा था। क्या मेरा पॉइंट समझ पाए? लेकिन ये मूर्खों वाला तरीका था, ये बहुत समझदारों वाला तरीका नहीं था। क्लियर है भाई यहां तक की बात? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? किसी को कोई इश्यू हो यहां तक समझाइए। यह है इस सवाल को करने का डिटेल तरीका। भाई पीडीएफ कहां मिलेगी? इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपको इस तरीके से सवाल नहीं कराने वाला हूं, यह बहुत मूर्खों वाला तरीका है। अगर इस तरीके से आप सवाल करेंगे फिर तो हो गया पेपर। आपको 15 मिनट में 25 सवाल करने हैं। भाई रोज ही क्लास 8 बजे से होती है। अब हम दोबारा बात करते हैं, जिन बच्चों को समझ नहीं आया दोबारा करते हैं। मैंने कहा कि यार आपने 9 रुपए दर्जन के भाव से चीज खरीदी और 13 रुपए दर्जन के भाव से बेच दी, और मुझे लगता है ये बात हर कोई बच्चा समझ गया होगा कि ये कहानी कैसे सेट हुई है, ये रेशियो कैसे निकला। फिर उसने कहा कि भाई हमने 95 दर्जन चीज खरीदी थी लेकिन 7 दर्जन हमारे खराब हो गए तो बेचते वक्त 88 दर्जन बेच पाए। तो 95 के 9 से गुना किया, एक कॉस्ट प्राइस आया, ये हमारा सेलिंग प्राइस आया, और देन हमने सोल्व करके 289 निकाल दिया प्रॉफिट। फिर मैंने देखा कि प्रॉफिट दो ही ऑप्शन में है और दोनों ही ऑप्शन में एक 40 से छोटा एक 40 से बड़ा है, तो मैंने एक मोटा माटी 40% ले लिया। 40% आया 342, ये 342 से छोटा तो आंसर 40 से छोटा होगा। लेकिन ये तरीका सच में मूर्खों वाला तरीका है। आप अगर समझदार होते तो ये सब नहीं करते। आप ये सोचो सिंपल, बड़े ध्यान से मेरी बात देखना, ये बात तो हर कोई समझ गया था कि इसमें प्रॉफिट होने वाला है। क्यों प्रॉफिट होने वाला है उस बात को समझो। मैं 2 3 तरीकों से एक्सप्लेन करता हूं। भाई मैं ये कह रहा था कि जितने खरीदे अगर सारे के सारे भी बेच दिए होते
अगर आप मान लो 95 दर्जन खरीद के लाए और 95 के 95 दर्जन ही बेच दिए होते, तब अगर मान लो यहां से 95 दर्जन खरीदे और 95 ही दर्जन बेच दिए होते, तो रेशियो निकालते सीपीएसपी का, तो 95 से 95 कट जाता ना। बोलो कटे था कि नहीं? तो भी बात यही होती कि 9 की चीज 13 में बेच दी, 4 का प्रॉफिट। और 4 का प्रॉफिट अगर 9 पे है तो 100 पे कितना? तो आप कहेंगे 1/9 होता है, 11 से 1/9 तो 4/9 होगा, 44 सही 4/9। यानी तब भी जो आपका आंसर है वो इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो ये वाला तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया था, ये वाला ऑप्शन तो 1 सेकंड में आपने वैसे ही रिजेक्ट कर दिया था कि अगर कोई भी आर्टिकल खराब नहीं हुआ था तब भी 9 की चीज 13 में बेचते तो भी प्रॉफिट मैक्सिमम इतना ही होता। और यहां तो आर्टिकल खराब हुआ है तो प्रॉफिट इससे तो छोटा ही आएगा, और इससे छोटा केवल एक ही जगह प्रॉफिट था 34%। तो इस तरह से आपको विजन लगाना होगा। अब ये विजन कैसे तैयार होगा? जो जो तरीके मैं सिखाता जा रहा हूं इन तरीके को जहन में बैठाते जाओ और अगले सवालों में इनका इंप्लीमेंट करते चले जाओ, बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं है। और क्या तरीके हो सकते थे ये चेक करने के कि सर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? हाँ भाई, ये भी चेक कर लेते हैं। भाई हमें ये बात तो पता चल गई कि मेरा आंसर 45-45 नहीं होगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, सॉरी 45 वाला तो आंसर नहीं होना था। 34 वाले में आपको मान लो बावले बालक और उनको ये इश्यू है कि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो मैं कह रहा हूं आप ऐसे कर लो, यहां 7 दर्जन है और वहां 95, 7 से भाग दे लो, 7 एकम 7, और इसे भाग देंगे तो 14 7 98, लगभग 14 आ गया। ऑप्शन दूर दूर है, लॉस या प्रॉफिट में ही तो हाफ सीधे सीधे, तो 14 एक आ गया। तो समझो यहां 14 से गुना कर रहे हैं, यहां एक लॉस यानी एक कम बेका 13 में हो गया। तब भी देखोगे तो ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी है, यानी प्रॉफिट ही हो रहा है। तो इस सवाल को बहुत आसानी से आप क्रैक कर सकते थे, इतना डिटेल नहीं जाना। और इन क्लासों में आप यही सारी चीजें सीखेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है जी, अब आइए आगे। एक भाई कह रहा शॉर्टकट बताइए। ढक्कन, ये शॉर्टकट ही तो बताया था कि इस सवाल में आपके पास प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है, ये तय है, क्योंकि 9 की चीज अगर आप 13 में बेच रहे हो तो ऑलरेडी आप बहुत प्रॉफिट में हो। अगर 6-7 आर्टिकल नहीं बेच रहे हो तो उससे लॉस पे बहुत लॉस नहीं आएगा। और फिर इन दो प्रॉफिट से दोनों में से एक को काटना आसान बताया। देखिए कहता है एक फूल बेचने वाले ने 900 रुपए में 300 फूल खरीदे, 90 फूल मुरझा गए और बिकने लायक नहीं रहे। अपनी कुल लागत पर 40% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे बाकी फूलों को किस कीमत पर बेचना चाहिए? जो पीछे कराया सेम ही सवाल था कि भाई हमारी जो कॉस्टिंग है वो 900 रुपए है। हमने कहा ठीक है, अगर कॉस्टिंग 900 रुपए है तो हमें 40% का प्रॉफिट कमाना है, तो 140% में हमें ये चीज बेचनी होगी। हाँ है ना? 140%, 40% की फ्रैक्शन हर कोई जानता होगा, 2/5 यानी 7/5 में हमें ये चीज बेचनी है। आपने कहा हाँ सर ये बात अपने को समझ में आती है कि 7/5 में चीज बेचनी होगी। लेकिन जब बेचने लगे तब पता चला कि 300 फूल खरीद के लाए थे, 90 उसमें से खराब हो चुके हैं, तो बेच कितने पाएंगे? 210। तो 210 ही हम बेच पा रहे हैं, 210 ही मेरे प्यारे बच्चों हम बेच पा रहे हैं। तो कह रहा है यार कहानी बताओ क्या होगा। तो 0 से 0 काटा, 7 × 21, 5 × 15, 5 × 90, तो आंसर आ गया 6। देखिए इसको हम और भी शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन मरे हुए को क्या ही मारे। जो सवाल बेसिक कैलकुलेशन से ही 4-5 सेकंड में टूट रहा है उसको हम 1 सेकंड बचा के भी कौन सा तो रमखाई कर देंगे उस सवाल में। जो खास रहेगा कैलकुलेशन उसमें मैं कुछ स्मार्टनेस बताऊंगा। तो टाइप 1 आपका पूरी तरह से खत्म, और टाइप 1 से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। अब आते हैं टाइप 2 पे। देखिए यार ये सवाल हर एग्जाम पूछ रहा है, ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया हुआ है, सीजीएल में आया हुआ, हर जगह ये सवाल भर के आ रहे हैं, पहले आते थे। इन सवालों का एक रामबाण तरीका बताता हूं, उसके बाद कहानी आगे बढ़ाएंगे। कहता है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना कर दिया जाए और लाभ प्रतिशत प्रारंभिक लाभ का 7 गुना हो जाए तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए कहानी क्या है, आपको है ना लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए होता है। सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए होता है। अगर आप ये रेशियो निकाल गए तो प्रॉफिट परसेंट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो सारा गेम क्या है, इन सवालों में बस एक चीज देखा करो कि सेलिंग प्राइस में कितना इंक्रीमेंट हुआ है और कॉस्ट प्राइस में कितना ना प्रॉफिट में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। जैसे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना कर दिया, मतलब 100% से 200% कर दिया, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ सेलिंग प्राइस में? आप कहेंगे 100% हुआ। तो इस वजह से प्रॉफिट 7 गुना हो जा रहा है, यानी प्रॉफिट 100% था तो 700% हो गया, तो प्रॉफिट में कितना बढ़ोतरी हुई? 600% की।
बस इस चीज को डायरेक्ट लिख लिया करो। अब काटोगे तो यहां से एसपी और प्रॉफिट का रेशियो निकाल दोगे, दैट इज 6/1। तो यानी सेलिंग प्राइस 6 रहा होगा, 1 का प्रॉफिट रहा होगा, तो 6 में बेच के 1 का लाभ तो खरीदा होगा 5 में, और 5 पे 1 का लाभ मतलब 20%, यानी प्रॉफिट रहा होगा 20%। मैं इस बात को डिटेल भी समझाता हूं ताकि हर बच्चा समझ पाए। देखिए सवाल में ये कह रहा है कि ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। अब कह रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस डबल कर दिया जाए, यानी पहले एसपी था तो अब नया एसपी हो गया क्या, ट्वाइस। तो आप ये बताइए ओरिजिनल एसपी से जो नया एसपी बना है उसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, तो एसपी से 2 एसपी हुआ, मतलब एसपी का इंक्रीमेंट हुआ। और प्रॉफिट जो था वो पहले अगर पी रुपए था तो कह रहा है अब जो प्रॉफिट है वो 7 गुना हो गया, यानी 7p हो गया। तो इसका मतलब प्रॉफिट में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 6p का। अब जितना इंक्रीमेंट ये है उतना ही इंक्रीमेंट ये है, तो आप डायरेक्ट ये देखा करो सेलिंग प्राइस में कितना इंप्रूवमेंट आया और प्रॉफिट में कितना इंप्रूवमेंट आया, दोनों को इक्वल करके रेशियो निकाल दो आंसर। जैसे अगला आता है, कहता है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, सेलिंग प्राइस डबल कर दिया मतलब सेलिंग प्राइस में 100% का इंक्रीमेंट आ गया, इस वजह से प्रॉफिट 6 गुना हो गया। 6 गुना होना मतलब 5 गुना प्रॉफिट बढ़ा दिया 500। यहां से रेशियो निकालोगे तो एसपी और प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 5:1, मतलब 5 में कोई चीज बेची तो 1 का कमाया लाभ तो खरीदी कितने में होगी, 4 में, और 4 में खरीद के 1 का लाभ यानी 25%। आइए अगर बिक्री मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो मुनाफा 3 गुना हो जाता है। तो ये बताइए बिक्री मूल्य डबल हो गया तो सेलिंग प्राइस में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 100% का, और प्रॉफिट कितना हो गया जी, 3 गुना। अगर प्रॉफिट 3 गुना हो गया मेरे भाई तो प्रॉफिट में कितना इंक्रीमेंट आया, 200% का। रेशियो निकालोगे तो एसपी अपॉन प्रॉफिट आ जाएगा 2/1। और ये ना निकालना नहीं है, ये तो मैं समझा रहा हूं, अदरवाइज जो प्रॉफिट के साथ है वो सेलिंग प्राइस और जो सेलिंग प्राइस के साथ है वो प्रॉफिट। मैंने 2 में कोई चीज बेची और 1 का कमाया लाभ, तो 2 में बेच के 1 का लाभ मतलब खरीदी भी 1 में होगी, और 1 पे 1 का लाभ मतलब 100%। तो हमें प्रॉफिट हुआ होगा मेरे भाई 100%। आइए जी सवाल पर, इसका जवाब आप सभी को देना है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाएंगे। कैसे बताएं क्यों तुमको चाहें, सॉरी भाई। आइए कहते हैं यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का डबल हो जाता है, अगर सेलिंग प्राइस डबल कर दे रहे हो, अगर सेलिंग प्राइस डबल कर दे रहे हो मेरे बच्चे, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस में 100% का इंक्रीमेंट हुआ, तो कहता है कि प्रॉफिट जो है वो 8 गुना हो जाता है, तो प्रॉफिट में 700 कर। और ये 100 700 मत लिखा करो, 1 लिखा करो या 7, ऐसे करा करो। अब आपको पता चल गया प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, 1, और सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है, 7। यानी 7 में कोई चीज बेची और 1 का कमाया लाभ, तो खरीदी कितने में होगी, 6 में, तो 6 पे 1 का लाभ मतलब 16 से ही 2/3%, 16.66%। समझ गए भाई। आइए मुझे लगता है ये सवाल आप खुद कर देंगे भाई। ये हमारा एसएससी प्रथम बैच है, जो भी भाई एसएससी की तैयारी करना चाहता हो, जीडी की, रेलवे, किसी भी चीज की तैयारी करना चाहता हो, आंख बंद करके एसएससी प्रथम बैच में अपने एडमिशन लिस्ट है। आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है सबने तैयारी करी रखी, लेकिन आप अपने किसी छोटे भाई बहन को इस बारे में बता सकते हैं। 999 रुपये फीस है। मैथ मैं पढ़ा रहा हूं, अभिनय सर है, रीजनिंग में बाकी सारे टीचर है, पीयूष सर और बाकी सारी टीम है। अब आते हैं सवाल। और अगर किसी बच्चे को केवल मैथ पढ़ना है तो भाई कैरियर पे मेरा मैथ स्पेशल बैच आता है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ये रिकॉर्डेड बैच है। अब आते हैं सवाल पे। तो टाइप 2 सभी को क्लियर है। अब आते हैं टाइप 3 पे। एक सवाल बच्चों का बहुत आ रहा था कि टाइमिंग बढ़ा दीजिए, तो हाँ मैं टाइमिंग बढ़ा दूंगा। बेसिकली क्या है कि एसएससी सीजीएल की डेट शायद इसी वीक में कभी भी अनाउंस हो जाएगी, जिस दिन अनाउंस होगी उसी दिन से आप देखेंगे कि क्लास का टाइमिंग बहुत बड़े लेवल पे मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तब तक ये है कि आप लोग वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें, और मन करे तो लाइक भी कर दीजिए अगर एफर्ट अच्छे लगे। अब आते हैं टाइप 3 पे। भाई ये एसएससी जीडी कांस्टेबल का है। आइए देखिए यार, सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें 16.66% हानि होती है, यानी 1/6 का लॉस होता है, और हमें दे क्या रखा है, सीपीएसपी, मतलब 6 में चीज खरीदी है तो बेचेंगे 5 में, बस इतनी बात समझिए।
यानी सेलिंग प्राइस 6 है तो बेचना हो ना, खरीदा होगा, अरे यार मैं गलत दिखा रहा हूं, 1/6 का लॉस मतलब खरीदा होगा 6 में तो बेचेंगे 5 में। तो अब ये देखिए कौन सा सीपी ऐसा है जो 6 का मल्टीपल है। क्या ये सीपी 6 से भाग जा रहा है? नहीं। ये जा रहा है? नहीं। क्या ये 6 से भाग जाएगा? नहीं। ये भाग जा रहा है, तो ये मेरा आंसर आ गया, बाकी देखना ही नहीं कुछ भी। ऑप्शन डी। आइए जी। कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु 2500 में खरीदी और उसे 12% प्रॉफिट पे बेच दिया, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो यार, वैसे तो आपको ये डाटा याद भी रखना है बार बार, 25 गुना 12 300 होता है ना। तो 2500 का 12% 300 यानी 2800 बेची। अदरवाइज आप ये देखिए कि 2500 पे 12% प्रॉफिट कमाओगे तो 112 में बेचोगे। अब आप डिजिटल सम लगा दो, डिविजिबिलिटी लगा दो, जो दिल करे वो लगा दो, है ना। दूसरी चीज, मतलब डिजिटल सम लगाएंगे तो आसानी से कर लेंगे। आई, क्या कर रहा है, सवाल पढ़ता है। कहता है एक दुकानदार को एक वस्तु पर 125 रुपए का नुकसान हुआ। अगर नुकसान का प्रतिशत 5% था तो कीमत क्या थी? मतलब वो सीधा ही कह रहा है कि भाई ठीक जब आएगी तो 2 बार आएगी। कहता है यार 5% की वैल्यू 125 है तो 100% की वैल्यू बताओ। तो ये 25 5 125, 2500 मेरा आंसर आ गया। मतलब बेसिक चीज। हाँ अब नहीं आएगी दोबारा, करो भाई। आइए मेरे दोस्त, भाई वीडियो को शेयर कर दिया करो सारी जगह पे। कहता है संदीप एक ओवरकोट को 8540 रुपए में बेच के 22% का लाभ कमाता है। ओवरकोट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कहता है यार 8540 रुपए में चीज बेची तो 22% का प्रॉफिट कमाया। तो कहता है कोस्ट बताओ। तो 22% का प्रॉफिट कमाया मतलब 100 की चीज 122 में बेची। तो आप ये कह सकते हैं कि सर 122 की वैल्यू है ये, तो 100 की वैल्यू बताइए क्या हो। कहता है यार 122 की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू बता दीजिए क्या हो। अब देखिए यार, अगर हम और आप समझदार हैं तो हम यहां एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? देखो यार, वैसे तो यार क्या ही काम करना, सीधा सीधा तो जा रहा है। 12 7 84, 7 दूनी 14, ये इसका 7 गुना है। 3 जीरो आ गई यार, इसमें क्या ही दिमाग लगाना। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हुआ, है ना। मैं डिजिटल सम लगाता या यूनिट डिजिट लगाता पर मजा नहीं आता। कह रहा है जब 18,200 रुपए के एक फ्रीज बेचने पर अन्नू को 15% का लॉस होता है। फ्रीज का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर वही सवाल है यार। कहता है यार 18,200 रुपए में हमने एक फ्रीज बेचा तो उसको 15% का लॉस हुआ। भाई ये बताइए 15% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो आप कहेंगे जी 3/20। 3/20 का मतलब होता है मेरे बच्चे 20 की चीज 3 का लॉस लेके बेची, नहीं 17 में, तो 17 यूनिट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 20 की वैल्यू बताइए क्या। ये कुल मिला के कहानी होती है और यही हमसे पूछ रहा है। सवाल ने ये कहा कि यार केवल पूर्णांक पर ही विचार करें, यानी जो आंसर है वो किसी भी हालत में एग्जैक्ट नहीं है। ऐसा सवाल ने खुद कहा कि भाई आंसर एग्जैक्ट नहीं है, पूर्णांक में तो डिविजिबिलिटी यूनिट डिजिट ये सब आपको लगाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, इसे सीधा गुना कर लूंगा। 0 0 0 3 0 तो आई गई, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2 और 1 3। तो मुझे कुल मिला के ना 3,64,000 को 17 से भाग देना। 17 से भाग दूंगा, 17 दूनी 34। ये तय हो गया कि आंसर 20,000 से बड़ा आएगा। तो ये दो ऑप्शन कट गए, ये दो ऑप्शन मेरे भाई कट गए। 17 दूनी 34 बचा 24, तो 17 एकम 17, 7 बचा, 17 चौकू 68, तो 21,400 के आसपास आंसर आएगा। तो ये तो 21,800 है, काट दिया तो 21,400। तो ऑप्शन बी मेरा राइट है। आइए भाई, करिए मेरे दोस्त। कहता है रमानी अपनी कार सरला को 15% की हानि पर बेचता है। यदि सरला इसके लिए इतने रुपए का भुगतान करती है तो रमानी के लिए कार का क्रय मूल्य क्या होगा? 15% की फ्रैक्शन वही 3/20। तो ये 1,91,250 रुपए जो है ना मेरे भाई, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं 17 को। तो कह रहा है यार 20 यूनिट की वैल्यू बताइए क्या होगी। 20 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए क्या होगी। देखो मेरे भाई,
मैं दो तरीकों से एक्सप्लेन करता हूं, देखता हूं आप कितना समझ पाते हैं। एक तो मैं डिजिटल सम ले लेता हूं, तो 7 और 1 8 आया, तो नीचे 8 है तो ऊपर भी 8 से गुना करेंगे और नीचे भी 8 से, तभी तो 0 बनेगा। 8 8 64 मतलब 1 बनेगा। अब यहां देखते हैं 9 का 1 गया, 5 2 7 8 1 9। इसका मतलब ये तय हुआ कि 9 आ गया तो मतलब डिजिटल सम 0, और 0 को किसी से भी गुना करेंगे डिजिटल सम 0। एक तो हम डिजिटल सम चेक कर सकते हैं। 7 2 9 इसका 5 आ रहा है, 5 4 9 ये ठीक है, 5 4 9 ये नहीं है, ये नहीं। तो मेरे भाई एक ही ऑप्शन आया सी, यही मेरा राइट आंसर हो। दूसरा हम एक काम और भी कर सकते हैं इस सवाल में, पर डिजिटल सम वाला ज्यादा ठीक लगा। या हम ये भी देख सकते हैं कि भाई ये 9 से भाग जा रहा है तो ऑप्शन देख लें कि 9 से कौन सा डिवाइड हो रहा है। आई कहता है एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 36% का लाभ कमाने की उम्मीद है। यदि एक महीने में उसकी बिक्री इतनी है तो उसका लाभ बताइए क्या होगा। अब देखिए, सवाल ने पूछा सेलिंग प्राइस नहीं है, ये सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है। सवाल ने पूछा कि उसका प्रॉफिट बताइए क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, सवाल ये कह रहा है भाई, कहता है हमने 6,14,856 रुपए में कोई चीज बेची है और हमें 36% का प्रॉफिट हुआ है, तो हमें प्रॉफिट बताइए क्या है, उसका एक्चुअल में प्रॉफिट बताइए क्या है। तो आपको ऐसे देखना है कि भाई 6,14,000 जो है ना, 6,14,856 रुपए जो है, वो बेसिकली 136% को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि 36% का प्रॉफिट होना मतलब 100 की चीज 136 में बेचना, तो ये वाली वैल्यू 136 को रिप्रेजेंट करिए। और सवाल पूछ रहा है सीपी बताओ, तो मैं करता 100 से गुना, लेकिन सवाल कर रहा है ना सीपी नहीं बताओ, सिर्फ प्रॉफिट की वैल्यू बताओ, तो प्रॉफिट 36 है। और जैसे ही मैं 36 को देख रहा हूं तो मुझे दिखाई देगा 6 और 3 9, यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो मेरे प्यारे बच्चों 9 से भाग जाएगा। जो भी आंसर होगा 9 से भाग जाएगा, तो 9 को चेक कर लेते हैं। तभी मैं कह रहा था कि 36 को देखते ही 9 पकड़ना था। 7 2 9, 6 और 6 12, 12 और 6 18, इसका 0 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहां देखते हैं 6 3 9, इसका नहीं आ रहा। 6 2 8 और 1 9, 5 3 8 और 1 9, इसका भी 0 आ रहा। 6 8 2 10 6 16 17, दो ऑप्शन कट गए। अब यानी कुल मिला के मेरे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दो ही आंसर है, या तो ए आंसर होगा या फिर ऑप्शन सी आंसर होगा। अब इन दोनों में यूनिट डिजिट ढूंढी जा सकती है, यहां 6 और यहां 5 है। अब एक चीज बताना, क्या इसके अंदर 5 दिखाई दे रहा है? जवाब है नहीं। क्या इसके अंदर 5 दिखाई दे रहा है? जवाब है नहीं। क्या इसमें 5 है? नहीं। तो आंसर में 5 क्यों आएगा? यहां तो यूनिट डिजिट 5 है, जब 5 है ही नहीं तो आएगा क्यों? तो 5 तो आंसर होगा नहीं, तो बचा ए, यही मेरा आंसर होगा। दूसरा तरीका एक और, हम इस सवाल को ऐसे ना भी करके ना मेरे भाई, जैसे मैंने किया ये तरीका आप ना भी पकड़ के, और दूसरा तरीका कैसे सोच सकते थे वो मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। आइए देखिए, हमें यहां सीखना यही है कि हम सवालों को कैसे चतुराई से हल करें। तो हम एक तरीका ये ढूंढ सकते थे यहां कि 6 को 6 से गुना करते तो यूनिट डिजिट आता 6, यानी ऊपर इन्हें गुना करने के बाद इकाई का अंक 6 आता और नीचे भी इकाई का अंक क्या है? 6। तो 6 को किससे गुना करें कि 6 आए? तो आप कहेंगे केवल 6 से। इसका मतलब जो भी आंसर होगा उसका इकाई का अंक 6 होगा, और वो एक ही ऑप्शन था, दैट इज ऑप्शन ए। तो इस तरीके से भी आप जा सकते थे। गौतम शाह जी बंगाली में क्या लिख रहे हो? आइए भाई। दीजिए सवाल पे ध्यान। कहता है दिए गए आंकड़ों में शर्ट और ट्राउजर के क्रय मूल्य का अनुपात याद करना, यानी इनका सीपी बताना क्या होगा भाई। दोनों के सीपी का रेशियो बताना है, शर्ट का और ट्राउजर के सीपी का रेशियो। देखो यार, 1200 में बेचा और 20% का प्रॉफिट हुआ। 1200 में बेच के 20% का प्रॉफिट, यानी 1200 हुआ सेलिंग प्राइस, और 20% प्रॉफिट में बेचा है, 20% प्रॉफिट में बेचा है, तो यानी 120 में बेचा होगा, तो खरीदा होगा 100 में, यह आया सीपी। ट्राउजर की बात करें तो 660 में बेचा है, कब? जब 10% का प्रॉफिट लिया है, तो यानी 110 में बेचा होगा और खरीदा कितने में होगा? 100 में। हमें रेशियो निकालना था, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, और ये सीधा काट रहा है 6 पे और ये 10 पे, तो 5 और 3 मेरा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी। ये सीजीएल 2024 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है भाई। आप सीधा भी कर सकते थे, जैसे 20% है, मतलब हम ये ना करके 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 6 यूनिट इसको, तो 1 200, 5 यूनिट 1000। यहां 10% 1/10,
11 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट 60, तो ये 600। तो ऐसे भी रेशियो निकाल सकते थे। आइए जी, ये सवाल और भी खूबसूरत दिखाई देगा आपको। ये सीजीएल प्री 2024 का क्वेश्चन है। कह रहा है, प्रति इकाई क्रय मूल्य इतना है और प्रॉफिट इतना है। निम्नलिखित वस्तुएं आरुषि को बेचकर लाभ कमाया, दिए गए आंकड़ों के आधार पर उसके कुल कितना लाभ। अच्छा अच्छा, आसानी सवाल। सवाल में हमसे जो जानना चाह रहा है ना, वो ये जानना चाह रहा है कि यार इसका ओवरऑल प्रॉफिट बताइए क्या आया, कुल मिला के प्रॉफिट बताइए क्या आया। तो मैं कहूंगा कि यार यूनिट डिजिट देखें तो 6 6 आ रहा है। करते हैं कार्रवाई थोड़ी सी। कैसे? देखो प्रॉफिट में क्या होना, ये परसेंटेज है, ध्यान देना भाई, ये परसेंटेज है, परसेंटेज है। अगर आप और मैं थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इस सवाल को दो तरीके से टैकल कर सकते हैं। पहला, यूनिट डिजिट से टैकल कर सकते हैं। कैसे? भाई इसका 10% निकालोगे इकाई का अंक 0, इसका 20% निकालोगे इकाई का अंक 0, लेकिन इसका 12% निकालोगे तो 12 3 36, यानी 6 ही बनेगा, 6 ही बनेगा। इन सबको जोड़ोगे तो इकाई का अंक 6 बनेगा। यानी ये मेरा आंसर नहीं हो सकता और ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। आपने कहा ठीक है, बात सही है। अब सर दो ऑप्शन तो अभी भी फंस गए, क्या किया जाए? भाई हमें प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, सीपी को गुना ही तो करना है। मैं डिजिटल सम ले लेता हूं, यहां 2 है यहां 1 है, तो डिजिटल सम 2 आया। यहां 7 और 2 9, 0 आ गया, तो 0 को किसी से भी गुना करो, डिजिटल सम 0। यहां 3 है और यहां पे भी 3 है, तो गुना करूंगा तो डिजिटल सम 0, इसका भी 0। तो जो भी मेरा आंसर आएगा जोड़ूंगा तो डिजिटल सम 2 ही आना चाहिए, क्योंकि डिजिटल सम सारे जोड़ने 2 आना चाहिए। अब यहां देखते हैं, 6 और 3 9, 6 6 12 और 1 13, इसका 4 आ रहा है। 6 और 3 9, 6 4 10 और 1 11, इसका 2 आ रहा, तो ऑप्शन डी। तो आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, या डायरेक्ट सोल्व भी कर सकते हैं, आसान डाटा। आइए जी, कहता है 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना इतना इतना, लाभ ज्ञात करिए। आप करिए सवाल को। सवाल में कह रहा है, कहता है यार 3 आर्टिकल है, 20%, 10% मतलब, और 10% और 5% के प्रॉफिट में बेचा, और ये हमें सीपी दे रखा है। कहता है यार ओवरऑल प्रॉफिट बताइए क्या होगा। एक तो मूर्खों वाला तरीका होगा क्या, कि हम पहले 120 पे 20% निकालें, दैट इज 240, मतलब 24 रुपए। 1500 का 150 का 10% 15 रुपए। फिर 180 का 5% निकालेंगे 9 रुपए। फिर इन सबको जोड़े, 15 और 9 24 24, 48 का प्रॉफिट हुआ। फिर हम ये देखें कि 48 का प्रॉफिट टोटल पे कितना बना, तो सबको जोड़ेंगे, तो 12 और 8 30, 30 और 15 45, 450 पे। फिर हम इसका परसेंटेज निकाले, देखना कितना मूर्खों वाला काम हो गया, 0 से 0 काटा। अब 5 निम 45, 5 दूनी 10। अब ये आया 48 दूनी 96/9, 96/9 से भाग दोगे, 3 से काटोगे तो 32, और नीचे आ गया 3, 3 से भाग दोगे 10 सही 2/3। मतलब कितनी मूर्खता वाली बात हो गई कि इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ी। जबकि अगर आपने एवरेज पढ़ा हुआ है, तो मैं इन सवालों को एवरेज से तोड़ता हूं, और मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले इनका रेशियो ले लिया करो। हमें कोस्ट प्राइस एक्चुअल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। तो भैया 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, तो हमारे लिए जो इनके कोस्ट प्राइस है ना, वो 4:5:6 है, बाकियों की हमें जरूरत ही नहीं है। अब अब एवरेज निकालना है। क्या निकालना है भाई? एवरेज। तो अपनी तरफ से कुछ भी औसत मान लीजिए, मैं मान लेता हूं अपनी तरफ से 10, कि भाई मेरा आंसर 10 ठीक है। ये 10 से कितना बड़ा है जी? 10 बड़ा है, और कितने आंकड़ों पे बड़ा है? 4 पे, तो ये 40 बड़ा हो गया। ये 0 आ गया। ये 10 से 5 छोटा है, कितनों पे जी? 6 पे, तो 6 5 30 छोटा। अब ये बताओ कि 30 छोटा 40 बड़ा है, नहीं अभी भी 10 बड़ा होगा, लेकिन 10 कितनों पे बड़ा होगा? 4 5 9 6 15 आंकड़ों पे। तो 10 को 15 से भाग देंगे, 5 2 10, 5 3 15, तो आंसर आ जाएगा 10 सही 2/3। तो ये वर्बली भी आप सवाल को सोच सकेंगे इस तरह से जी। ढक्कन मिश्रा जी, आइए सवाल पर। कह रहा है सर मुझे ढक्कन कह दीजिए। बहुत अच्छा लगता है जवाब, थैंक यू भाई। फाउंडेशन बैच लाइव चल रहा है सर? हाँ जी, फाउंडेशन बैच अभी स्टार्ट हो रहा है सर। ये क्लास कब तक चलेगा? ये सीजीएल जिस दिन डेट होगा तब तक चलेगा।
आइए मेरे दोस्त, कहता है एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 14% अधिक शुल्क देता है, लेकिन यदि एक ग्राहक ने एक मोबाइल फोन को इतने का भुगतान किया तो मोबाइल फोन का क्रय मूल्य क्या है? बेसिक सी चीज है। कहता है ग्राहक ने दिया है भैया 18,240 रुपए, लेकिन उसके कोस्ट से 14% ज्यादा कीमत दी है। मतलब कोस्ट अगर 100 थी तो 114 रुपए उसने दिए। तो ये कह रहा है कि 114 की वैल्यू ये है, तो 100 की वैल्यू बताइए। अब देखिए दोस्त, सारा खेल एक ही चीज का है कि क्या इस सवाल का आंसर एग्जैक्ट है या पॉइंटों में। ऐसा सवाल ने नहीं लिखा कि भाई निकटतम पूर्णांक में दो या कैसे। अगर नहीं, मुझे इस सवाल का आंसर देना हो तो मैं ये कहूंगा अगर एग्जैक्ट आंसर है तो 1 2 3 जीरो तो आएंगे ही आएंगे सवाल के आखिर में। 3 जीरो ना इस ऑप्शन में ना इसमें है ना इसमें, केवल एक ऑप्शन में, यही मेरा आंसर। हाँ, चेक करने के लिए एक काम कर सकते हैं कि बताइए कि 4 को किससे गुना करेंगे 4 आए तो आप कहेंगे 6 से। 4 6 24, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट 6 होगा और वो मैच हो रहा है ऑप्शन बी में। तो यही मेरा आंसर है। आइए जी, देखिए भाई, सवाल में कह रहे एक व्यक्ति किसी वस्तु को 144 में बेचकर 28% का नुकसान उठाता है। कहते हैं जब 144 में बेचता है तो 28% का नुकसान होता है। यदि वे उसे 288 में बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए यार, 144 रुपए में जब बेच रहा है ना तो उसे 28% का लॉस होगा। मतलब अगर सीपी 100% था तो 28 का लॉस यानी 72% पे बेच रहा है। आपने कहा 144 में जब बेचता है तो वो कोस्ट प्राइस का 72% कहलाता है। तो 1 रुपए में बेचेगा तो कोस्ट प्राइस का कितना होगा? इतना। तो कह रहा है अगर 288 रुपए में बेचे तो कोस्ट प्राइस का कितना हिस्सा बनेगा? 288 में बेचे तो कितना बनेगा? तो गुना 288। तो आप कह देंगे देखो सर इससे काटेंगे तो यह आएगा 2 और 72 को 2 से गुना करेंगे 144, तो यानी 144% होगा कोस्ट प्राइस का। तो 100 की चीज 144 में बेची गई, मतलब 44% का प्रॉफिट हो गया। जिन बच्चों को समझ नहीं आया दोबारा बताता हूं। मैंने कहा कि भाई 144 रुपए में जो चीज बेचेगी वो एक्चुअल में कोस्ट प्राइस के 72% पे बेची गई है। अब वो कह रहा है कि अगर 288 में बेचे तो इसका डबल है, तो 72 का डबल 144% में बेचेगा। 100 की चीज 144 मतलब 40% का प्रॉफिट। आइए, आओ भाई, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट खत्म करने के बाद फिर अपन जो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना वो करेंगे एडवांस का। तो आप बताना कमेंट करके कौन सा एडवांस में करना है। आइए भाई, आपकी मर्जी, कैलकुलेशन कैसे करना चाहते हैं। सवाल में कहता है एक दुकानदार ने एक वस्तु 12.5% के प्रॉफिट पे इतने में बेची। यदि उसे इतने में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या था? अच्छा, इस सवाल में एक चीज और भी आप कर सकते थे। आप ऐसे भी उड़ा सकते थे इस सवाल को कि पहले 144 में बेच रहा था, फिर 288 में बेचा। आप यूं भी कर सकते थे कि इसका रेशियो ले लो, ये एक ये दो, ये डायरेक्ट आ रहा है। तो हम ये कह देंगे यार एक यूनिट जो है ना वो 72% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी। आप ऐसे उड़ा सकते हैं जैसे इस सवाल पे आते हैं। कह रहा है यार पहले हम बेच रहे थे 855 रुपए में, मतलब 85.5 में, फिर हम बेचना चाहते हैं 81.7 में। मैंने ये कहा कि आप ऐसे में क्या किया करें कि इनका रेशियो ले लिया करें, तो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा। रेशियो क्यों ले लें सर? जबरदस्ती? हाँ भाई, जबरदस्ती इस वजह से है कि जब भी सवाल में कंपैरिजन पूछा हो, परसेंटेज, रेशियो, फ्रैक्शन पूछा हो, तो वहां रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें सर? तो इसका रेशियो लेते हैं, जैसे 5 से काटते हैं। मतलब 5 को ऐसे काट के टुकड़ों में लिख लेते, 5 एकम 5, फिर बचा 5 7 35, 5 एकम 5, 171 आया। 171 किसका मल्टीपल है भाई? 9 का। तो 171 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 19, 19 नहीं में 171। तो 855 को हम 5 गुना 9 गुना 19 लिख सकते हैं। अब ये बताइए क्या ये 5 से भाग जा रहा है? नहीं। 9 से भाग जा रहा है? नहीं। तो 19 से जाएगा। 19 से भाग दे, 19 चौक 76 और 19 30 57। 19 से काट देंगे तो यह 5 नहीं 45 और ये आया 43। यानी सवाल ये कह रहा है कि भाई 45 में जब हम चीज बेच रहे थे तो हमें को 12.5% का प्रॉफिट हो रहा था। 45 में चीज बेच रहे थे 12.5% का प्रॉफिट।
यानी 45 जो है वो 112.5% को शो कर रहा है। 45 जो है 112.5 को शो कर रहा है। तो भाई 43 यूनिट की वैल्यू बताइए क्या हो, 43 यूनिट की वैल्यू बताइए भाई क्या होगी। तो आप कहेंगे देखो सर 9 से काटेंगे 9 5 45, 9 से काटेंगे 9 एकम 9 बचा 2 और 9 दूनी 18, 9 5 45, 12.5। 5 से काटेंगे सर, देखो 5 दूनी 10, 5 5 25, 2.5। 43 को 2.5 से गुना करना है, तो 43 दूनी 46, 86 और 43 का आधा जोड़ेंगे, मतलब परसेंटेज में हमारा आंसर निकाल देंगे। समझ रहे हैं ना? जैसे 25 दिए 75 और 25 चौको 100 और 7 107। तो यहां से हमें पता चला कि 7.5% प्रॉफिट पे हमने चीज बेची। लेकिन क्या होगा कि यहां आपको ना इस वाले डाटा में बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है, सर कौन काटा इसको, ऐसे ऐसे मतलब बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं इसका एक दूसरा अल्टरनेट तरीका बताता हूं। जैसे पीछे वाले में बताया था भाई, वो 85.5 में जब चीज बेच रहा है ना, तो उसको 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, यानी चीज 8 में खरीदी होगी तो 1 का लाभ लेके 9 में बेचेगा, तो 9 यूनिट इतने को तो 8 यूनिट कितना। ये बेसिकली आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। ये आ गया मेरे भाई आपका कॉस्ट प्राइस। ये आ गया आपका यहां पे कॉस्ट प्राइस। ये मेरे भाई आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। आपने कहा ठीक है, अब ये आपका एक्चुअल में सीपी, और अब आप बेचना कितने में चाह रहे हैं? तो अब आप बेचना जो चाह रहे हैं वो 81.7 में बेचना चाह रहे हैं। तो यहां से क्या है, पॉइंट से तो पॉइंट कटा, 9 से काटेंगे तो 9, समझ गए ना, 9 में 81 बचा 4, 9 5 45, ये आ गया। अब ये डायरेक्ट दिखाई दे गया, 19 से कटेगा 19 5 95 और 19 से काटेंगे 19 चौक 76, 19 से 57, तो ये फिर से आ जाएगा 40 से कोई चीज 43 हो गई। तो 40 की चीज 43 होगी तो कितने का प्रॉफिट? 3 का प्रॉफिट। 3 का प्रॉफिट 40 पे तो 100 पे कितना। और आप ये बात जानते ही होंगे कि यार 1/40 जो होता है वो 2.5% होता है। क्या होता है? 2.5%। तो 3/40 होगा 7.5%, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो गया। क्लियर है जी? क्या यही तरीका है कि सर और भी तरीके? बहुत सारे तरीके हैं, है ना। हमें पता था लॉस तो हो नहीं रहा, तो लॉस वाले पॉइंट को काट देता। अब या तो आंसर 8.5 है या 7.5, मैं 8% लेके जल्दी से सोल्व करके देख लेता क्या आंसर है। 8 से कम आता आंसर तो 7.5, ज्यादा होता तो 8.5। आइए जी, कहते हैं एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 10%, व्हाट विल बी द प्रॉफिट? कहता है भाई 20% प्रॉफिट में बेचना, मतलब 100 की चीज हम 120 में बेच रहे हैं। अब कहता है इसे 10% घटा दे, तो 120 का 10% क्या हुआ? 12 घटा देंगे तो 108 में बेचेंगे। तो भाई 100 की चीज 108 में नहीं, 8 के प्रॉफिट में, और 100 पे 8 का प्रॉफिट मतलब 8% प्रॉफिट। ऑप्शन बी मेरे भाई राइट आंसर। आइए दोस्त, देखिए भाई, कहता है द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस। कहता है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर 252 रुपए का। इफ द प्रॉफिट परसेंटेज 9%, प्रॉफिट जो परसेंट है वो 9% है, तो सीपी बताइए। तो यार ये तो समझदारी वाली चीज है कि सीपी और एसपी में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। सीपी एसपी में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट वाला ही होता है। अगर आपने कोई चीज 100 में खरीद के और 120 में बेच दी, तो 100 और 120 के बीच का अंतर कितना हुआ? 20। वो प्रॉफिट ही तो था। और प्रॉफिट परसेंट डायरेक्ट दे रखा है 9%। तो उसने ये कहा कि भाई जो 252 रुपए है ना, वो बेसिकली 9% की वैल्यू है। तो कहते हैं यार सीपी बताओ, तो सीपी 100% होगा, इसकी वैल्यू बताओ। 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 8 75, तो 2800 डायरेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी। बताओ दोस्त। कहता है किसी आर्टिकल को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 20% की हानि होती है। 800 रुपए में बेचा तो विक्रय मूल्य के 20% की हानि होती है। तो लागत मूल्य पर 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा? बड़े प्यार से समझना सवाल को। भाई ये है सीपी और ये है एसपी। सवाल ये कह रहा है कि यार एक आदमी को ना, सवाल अच्छा है पढ़ना, कहता है ए पर्सन लॉस 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। कहता है एसपी का 20% लॉस हो रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी वो ये कह रहा है कि
सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है ना, तो इसका 1 यूनिट लॉस हो रहा है, मतलब खरीद रहा होगा 4 में, यानी 5 में, सॉरी, खरीद रहा होगा 6 में, माफ करना, माफ। वो ये कह रहा है कि अगर हम 5 में बेच रहे हैं तो 1 का लॉस हो रहा है, तो खरीदा होगा 6 में। यहां उसने ये नहीं कहा कि सीपी पे लॉस हो रहा, उसने कहा कि 20% सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है। हमने कहा यार बिल्कुल ठीक है, और हमने चीज बेची कितने में है, 800 रुपए में, तो बस यहां मत गड़बड़ करना। तो अब आपको ये बात समझ में अगर आ गई है तो आप सीधा कह देंगे कि यार वो सवाल ये कह रहा है कि भाई 5 यूनिट जो है ना वो 800 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 6 यूनिट सीपी को, तो ये सवाल का कॉस्ट प्राइस आएगा। ठीक है जी, अब कह रहा है कि ये कॉस्ट आ गया, ठीक है जी, अब इसे 25% प्रॉफिट में बेचो, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 की चीज 5 में बेचो। तो देखो यार, 5 से 5 काटा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, तो 1200 अगर है तो वो हमारा डायरेक्ट आंसर। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। आइए जी, कहता है एक शॉपकीपर, ए शॉपकीपर गेट्स 14% प्रॉफिट ऑन सेलिंग ए बाइसिकल फॉर रुपीज दिस, इफ द प्रॉफिट डिक्रीज टू 8% व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। कहता है एक दुकानदार को एक साइकिल 1425 रुपए में बेचने पे 14% का प्रॉफिट होता है, यदि लाभ घटकर 8% हो जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो यार, वही कह रहा है कि भाई 100 की कोई चीज थी, हम बेच रहे थे 114, अब कह रहा है कि प्रॉफिट ही मान लो घट के 108 हो जाए, तो मतलब 8% हो जाए, तो कहता है नया विक्रय मूल्य क्या होगा। तो नया विक्रय मूल्य 108 यूनिट होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो 1425 है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 114 को, तो हमसे 108 पूछा है। जैसे ही आप 108 को देखेंगे तो 8 और 1 9, अंकों का जोड़ क्या हो गया, 9। अगर अंकों का जोड़ 9 आ गया तो इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा वो 9 से भाग जाने वाला होना चाहिए। तो 6 3 9 भाग नहीं जा रहा, 9 नहीं जा रहा, 5 3 8 और 1 9 भाग जा रहा है, 4 2 6 नहीं जा रहा, तो हमने तुरंत ढूंढ दिया ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होगा। मेरा पॉइंट समझे, वो कहता है कि 100 की चीज हम 114 में बेच रहे थे, लेकिन अब हम 108 में बेचेंगे, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। 108 का मतलब 8 और 1 9, अंकों का जोड़ 9 से भाग गया, यानी संख्या 9 से भाग जाएगी। आई देखिए दोस्त, कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। 640 रुपए में जब हमने बेचा तो विक्रय मूल्य पर 15% का लॉस हो रहा है। अब कहता है 15% का अगर हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उस आर्टिकल को कितने में बेचें। तो देखिए यार, 15% की फ्रैक्शन हुई 3/20, कह रहा है 3/20 का लॉस हो रहा है, लेकिन इस बार स्पेसिफिकली उसने कहा कि भाई सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस 20 हुआ ना, तो 3 का लॉस तो खरीदा होगा हमने 23 में, बस इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब 20 की वैल्यू उसने दे रखी है 640, 640 में बेचा ना, तो ये वाली वैल्यू 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 23 की वैल्यू कितनी, ये आ गया आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है यार, अगर हम इस आर्टिकल को 15% प्रॉफिट पे बेचना चाहते हैं, 15% प्रॉफिट में बेचेंगे तो 23/20 में बेचेंगे, 5% 1/20 ना, 5% 1/20 तो 15 3/20, यानी 20 की चीज 23 में बेचेंगे। कह रहा है यार आंसर निकाल के बताओ क्या होगा। अब देखिए मेरे भाई, अब हमें ढूंढना है कि सवाल का आंसर क्या होगा। तो ये बात तो तय थी यहां पे कि भाई 0 से 1 0 कट गया, अब 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे 16, मतलब 1 0 अभी बचा हुआ है, तो आंसर दशमलव में आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये कट गया। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आना, दूसरा। अब मैं यूनिट डिजिट पकड़ता हूं कि भाई 6 तिया 18, 8 आया, 8 तिया 24, यानी डेसिमल के बाद वाला अंक 4 होगा, यहां 6 था इसलिए काट दिया, तो ऑप्शन डी मेरा आंसर, ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर हो। देखिए यार, सवाल ये कह रहा है कि भाई 100 की चीज हम 125 में बेच रहे थे, लाभ को घटाकर 18% कर दिया जाए। अब कहता है लाभ 18% हुआ तो 118 में बेच रहे हैं, तो कहता है सेलिंग प्राइस बताओ। तो हम ये कहेंगे यार 2,78,000 जो है ना, वो बेसिकली 125 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें चाहिए 118 की वैल्यू, हमें चाहिए 118 की वैल्यू। तो कहता है यार आंसर बताओ। देखो यार, मैं यूनिट डिजिट से खेलता, लेकिन यूनिट डिजिट सारों में ही सेम है, तो यूनिट डिजिट से कोई मतलब नहीं है ना। तो हम इसको डिजिटल सम से लेके कैसे करें। देखो यार,
5 2 7 और 1 8 आया। अगर यहां 8 आ गया है तो 8 से ही नीचे गुना करेंगे तब 1 बनेगा, तो 8 से ऊपर। अब देखो यहां डिजिटल सम 7 2 9, यहां 8 आया, 8 और 1 9, यहां 1 आया और यहां 8, तो 8 8 64, डिजिटल सम 1 आ गया। तो देखते हैं किस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आ रहा है। आओ भाई देखते हैं कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आ रहा है। देखो भाई 6 और 3 9, बिल्कुल ठीक है। 4 2 6 2 8 2 10, 1 आ रहा है। 7 2 9, 4 3 7 2 9, इसका 2 आ रहा है। आओ भाई 5 4 9 6 3 9, इसका 4 आ रहा है, काट दो। अब भाई 6 और 3 9, 4 2 6 और 2 8, एक केवल ऑप्शन 1 आ रहा है, तो वही मेरा आंसर हो। ये वाला सवाल मेरे प्यारे बच्चों आपको कल करके आना है, यहीं से शुरुआत करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद भाई आप सभी का। आप लोगों का कोई भी सुझाव है तो इस वीडियो पे भी डाल सकते हैं। जैसे ही लाइव खत्म होता है तो आप वीडियो पे डालिए, तो आज ही मैं उनका जवाब दूंगा। नमस्कार, थैंक यू।